Hello friends, welcome to Manu Law Classes. मेरा नाम गौतम दीक्षित है. Now today in this video we are going to discuss important topics from environment, that is Conference of Party to the Convention on Biological Diversity, about Kunming-Montreal Agreement, the main points about that agreement which is important for your exam. Also we will be discussing about the Global Environment Facility in brief, ठीक है, about that, and then we will see about the global minimum tax by OECD. Now European Union is coming out with that tax, what impact it will have, and then we will study about the carbon market after the passage of the electricity amendment bill. Now we will study about that market, what implication it will have on the carbon market, what are the pros and cons of that market, and then we will study about FIFA World Cup. Some news have come related to the Lionel Messi, who was the captain of the Argentina team, and which was the third World Cup win of the Argentina. So let's start. The first is COP15 summit adopts historic biodiversity deal. तो यहाँ पे जो एक डील है, इसका नाम है कुनमिंग मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट. तो पहले तो आप ये लिख लीजिए, कुनमिंग मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट कहाँ पे हुआ है? COP15 में हुआ है. ये COP15 क्या है? अभी कुछ दिन पहले हमने COP27 भी पढ़ा था, पर वो COP27 जो है वो UNFCCC, दैट यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उससे रिलेटेड है. COP15 जो है ये रिलेटेड है आपका कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये जानना होगा कि जब रियो अर्थ समिट हुआ था 1992 में, ठीक है, तो इसके कुछ आउटकम्स थे, समिट के आउटकम्स थे, जैसे कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज खुद एक आउटकम था. इसका गोल था टू लिमिट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज. देन द नेक्स्ट वन वाज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, ठीक है. थर्ड वाज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. अदर वाज रियो डिक्लेरेशन, फॉरेस्ट प्रिंसिपल, एजेंडा 21. तो ये रियो और समिट के कुछ आउटकम्स थे. उसमें से UNFCCC जो है, इसके कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होने लगे. अभी तक 27 हुआ है. जो लेटेस्ट था वो शर्म अल शेख में हुआ था, इजिप्ट में. जो नेक्स्ट होने वाला है वो UAE में होने वाला है. इसी से रिलेटेड आपने देखा होगा लॉस एंड डैमेज फंड, मैंग्रोव अलायंस, ये सब COP27 से रिलेटेड है. अब हम आते हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे. तो ये भी एक आउटकम है रियो अर्थ समिट का. तो दिस इज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की मतलब हमने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचा के रखना है. फाइन. तो हर एक का ये तीनों आउटकम्स के अलग अलग गोल थे. तो UNFCCC का जो है वो ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड है. तो जो भी आप COP27 में पढ़ते हैं, या पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, या क्योटो प्रोटोकॉल, एवरीथिंग इज रिलेटेड विद ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ठीक है. बस CBD इज ऑल अबाउट बायोडाइवर्सिटी. ओके. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, लैंसेट का एक रिपोर्ट है. वो रिपोर्ट कहता है कि 1970 से अगर हम अभी तक अगर देखें, there is 69% drop on average in the wildlife population. This is very important. ठीक है. 1970 में लास्ट 50 years में, ठीक, there is 69% drop. Fine. This was in the Living Planet report of World Wildlife Fund. This is very important. Fine. So इस बैकग्राउंड में मॉन्ट्रियल कनाडा में ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15 चल रहा था, जहाँ पे अब कुनमिंग मॉन्ट्रियल पैक्ट आया हुआ है, ठीक है. कल हमने इस न्यूज़ के बारे में पढ़ा था कि यहाँ पे कुछ डेवलप्ड कंट्रीज ये मांग कर रहे थे कि सब्सिडीज़ जो है, जैसे कि ऑन फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, ओके, ऑन एग्रीकल्चर, इनको हमें बंद करना चाहिए टू सेव द बायोडाइवर्सिटी. मतलब वो सारे सेक्टर्स जो बायोडाइवर्सिटी को हार्म करते हैं, वहाँ पे सब्सिडी देना बंद कर दीजिए और उस पैसे को यूज़ कीजिए बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए. बट यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया हैं, उन्होंने इसको अपोज किया. उन्होंने कहा कि जो सब्सिडीज ऑन पेस्टिसाइड्स जो हैं वो इंडिया बंद नहीं कर सकता, बिकॉज इंडिया हैज़ सम डेवलपमेंटल इम्पेरेटिव्स. ओके. सो नाउ यहाँ पे अब ये है कि अब ये कुनमिंग मॉन्ट्रियल पैक्ट आ चुका है. फाइन. तो इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहला तो ये है 30/30 गोल. अभी 30/30 गोल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज टू प्रोटेक्ट 30% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एंड सी बाय 2030. सेकेंड इज प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजीनियस राइट्स. इंडिजीनियस राइट्स मतलब ट्राइबल पीपल, द पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट. ओके. सो सेफ गार्डिंग इंडिजीनियस पीपल्स राइट टू रिमेन स्टेवर्ड्स or leaders of land they use and ensuring they are not subject to mass eviction.
फाइन। मास एविक्शन का मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कि ट्राइबल्स दे आर लिविंग इन फॉरेस्ट, आपने पूरा फॉरेस्ट काट दिया तो अब दे हैव टू लीव द फॉरेस्ट, ओके, दे आर फोर्स्ड टू लीव द फॉरेस्ट, सो दैट शुड नॉट हैपन। द सेकंड इज अबाउट फाइनेंस, तो ये फाइनेंस को लेके भी बात चल रही थी, $500 बिलियन की ये सब बात चल रही थी। सो यहाँ पे नाउ सी द टेक्स्ट अप्रूव द ऑब्जेक्टिव फॉर रिच कंट्रीज टू प्रोवाइड एटलीस्ट $20 बिलियन पर ईयर बाय 2025। तो इसमें देखिए ब्रेकेज है। By 2025, developed countries will contribute $20 billion. Then from 2026 to 2030, they will contribute $30 billion. Okay, approximately double and then triple the current international aid for biodiversity. The next, it talks about trust fund within Global Environment Facility, which will be a financial mechanism for new fund in the future. Fine. उसके बाद यहाँ पे who was the president of COP15 Biodiversity Summit? So Chinese Environment Minister Huang Runqiu, he was the president of COP15 Biodiversity Summit. इस पूरे एग्रीमेंट का नाम क्या है? दैट इज कुनमिंग मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट। उसके बाद यहाँ पे किसने लास्ट मिनट रिफ्यूज किया टू साइन ऑन दिस एग्रीमेंट? इट इज कॉन्गो। दे वर डिमांडिंग ग्रेटर फंड्स फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। The next is 57.5% Twitter users vote to oust Musk as firm CEO. So Twitter now it is acquired by Elon Musk. So Twitter users, they have voted on Monday to oust its controversial owner Elon Musk as CEO in a poll he organized and promised to honor just weeks after he took charge of this social media giant. Okay, तो Twitter जो है अब वो Elon Musk के पास है. Okay, यहाँ पे जो CEO थे पहले ट्विटर के, मस्क से पहले, वो इंडियन थे, पराग अग्रवाल, ठीक है, तो उनको फायर किया गया आफ्टर एलॉन मस्क टुक ओवर ट्विटर। नाउ हुज ट्रेजेडी, so whose tragedy has nothing to do with prohibition, says Bihar CM. So we will look on the editorial page also. So Bihar, it introduced prohibition in 2016. Okay, until now more than 1000 lives have been claimed in the huge tragedy. तो huge tragedy मतलब कि जैसे कि दारू पीने के बाद जो एक बहुत सारे लोग मरने लगते हैं, तो that is called as huge tragedy. And here the chief minister, he has also denied to pay compensation for the families whose members have died in this huge tragedy. Okay, so Bihar, just like Gujarat, is also a dry state where there is prohibition on the sale of liquor. So इससे होता क्या है, दो चीज़ें हो रही हैं बिहार में। मैं आपको यहीं एक्सप्लेन कर देता हूँ जो एडिटोरियल में भी है, ताकि आपको वहाँ पे दोबारा देखने की ज़रूरत ना हो। तो 2016 में बिहार जो है वो ड्राई स्टेट हुआ। अब दो चीज़ें हैं, या तो अब लीकर मिलेगा इलीगली, अगर इलीगली कोई चीज़ मिलेगी तो उसका कॉस्ट बहुत हाई होगा, ठीक है ना, तो इसको खाली सही बात है अमीर लोग ही पी सकते हैं। सेकेंड, अब जो गरीब लोग हैं, तो दे विल स्टार्ट कंज्यूमिंग spurious alcohol, ठीक है, what you can say that which has unscrupulous elements. Okay, जो शरीर को मतलब नुकसान पहुंचा सकती है, ऐसे शराब पिएंगे which leads to huge tragedy, ठीक है, गॉट इट। उसके साथ साथ ये जो बिहार का जो प्रोहिबिशन एक्ट है 2016 का, इट इज़ वेरी स्ट्रिंजेंट। यहाँ पे ऐसा भी एक प्रोविजन है कि किसी भी घर में अगर लीकर मिलता है तो पूरी की पूरी फैमिली को जेल में डाला जा सकता है, ठीक है ना, डीलर के साथ साथ सबको जेल में डाला जा सकता है। तो उससे क्या हो रहा है कि ओवर क्राउडिंग प्रिजन का एक प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, ओवर क्राउडिंग प्रिजन। साथ साथ में अगर आप देखेंगे कि इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम हो रहा है कि हाई कोर्ट्स में और बाकी कोर्ट्स में बहुत ज़्यादा केस आ रहा है प्रोहिबिशन से रिलेटेड। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि दैट इट इज़ क्लॉगिंग द जुडिशरी फंक्शनिंग। ओके, सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम, फाइन, बिकॉज ऑफ दिस प्रोहिबिशन। तो प्रोहिबिशन एज सच इज़ गुड, बट यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं, जो अपोजिशन कह रहा है, वो ये कह रहा है कि दिस लॉ इज़ नॉट बीइंग प्रॉपरली implemented. That is one of the problem. Now why Bihar Chief Minister is not giving up on prohibition? तो यहाँ पे जो आप पढ़ेंगे जब एडिटोरियल, तो उसमें दो रीजंस बताए हैं। एक तो ये कि ये एक मुद्दा भी है इलेक्शन में, सेकंड कि जो उनका एक वोट बैंक है वुमेन का, सो वुमेन दे आर द मेन सफरर बिकॉज ऑफ द लीकअप प्रॉब्लम, ठीक है, तो उससे उनका वुमेन का सपोर्ट बना रहेगा। दैट इज व्हाट हैज बीन रिटन इन द आर्टिकल। Then Delhi air quality turns severe. BJP request LG to intervene. Call all party meeting. तो जैसे जैसे ठंडी बढ़ रहा है, दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, it was 410 up from 340
3 अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब ये जो है इट इज़ इन सीवियर कैटेगरी एंड इट अफेक्ट्स हेल्दी पीपल एंड सीरियसली इम्पैक्ट दोज who have already comorbid condition, means they already have a disease. फाइन, अब यहाँ पे हम देखेंगे दैट एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं इसके बारे में। एक्सपर्ट्स दे एट्रीब्यूटेड द इंक्रीज इन द सिटीज AQI टू मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स, मतलब क्लाइमेटिक फैक्टर्स। सो देयर इज अ रेडिएटिव फॉग ड्यू टू कोल्डर टेम्परेचर्स एंड हायर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। This tends to increase the pollution level as particles are suspended with water molecules in the atmosphere. Fine. उसके बाद if we will just see that this is one of the problem. चलिए G20 के बारे में एक बार फिर से बात कर लेते हैं। न्यूज़ आया हुआ है G20 इवेंट लोगो अनवील्ड इन गुजरात। तो आप देख सकते हैं G20 का लोगो जो है वो कमल है, लोटस, और लोटस के पेटल्स पे अर्थ है। ठीक है, देयर आर 7 पेटल्स इन ऑफ द लोटस विच रिप्रेजेंट 7 कॉन्टिनेंट्स। देन द थीम इज Vasudev Kutumbakam, which has been taken from Maha Upanishad. Now coming to the minimum tax on big businesses. हम एडिटोरियल में बाद में आते हैं, पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। द मिनिमम टैक्स ऑन बिग बिजनेसेस। तो यहाँ पे आपको एक समझना पड़ेगा टैक्स हेवन क्या होता है, तब आपको ये आर्टिकल समझ में आएगा। टैक्स हेवन, तो देखिए बहुत सारे कंट्रीज हैं, ठीक, जो अपने टैक्स को बहुत ही कम रखते हैं, मतलब कॉर्पोरेट टैक्स को वो बहुत ही कम रखते हैं। तो इससे क्या होता है, जो बिग बिग कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज, वो क्या करती हैं कि वो अपने हेड ऑफिस को टैक्स हेवन में एस्टेब्लिश करती हैं, क्योंकि यहाँ पे इनको टैक्स बहुत कम देना है या नहीं देना है टैक्स। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल देयर इज वन MNC विच हैज़ ऑपरेशंस इन वेरियस कंट्री बट द हेडक्वार्टर विल बी इन टैक्स हेवन। तो जो टैक्स इसको पे करना है ये बहुत ही कम है, विच इंक्रीजेज द प्रॉफिट। ओके, so this phenomena is called as base erosion, ठीक है ना, एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। ये फिनोमिना, ये टर्म बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। ठीक है, जहाँ पे आपका ऑपरेशन है आप वहाँ पे टैक्स नहीं भर रहे हो, आप टैक्स आपने अपना हेडक्वार्टर एक ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे टैक्स बहुत कम है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, नॉट शेयरिंग, शिफ्टिंग। आप प्रॉफिट शिफ्ट कर रहे हो टैक्स हेवन की तरफ, टैक्स हेवन में अपना हेडक्वार्टर बना के। अब इस चीज़ को कैसे ओवरकम किया जाए, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे इंडिया ही ले लो, यहाँ पे जैसे अमेजन हो गया, उबर हो गया, इनका बहुत बड़ा ऑपरेशन है बट दे आर नॉट पेइंग टैक्सेस, या फेसबुक हो गया। सो इसको कैसे नलीफाई किया जाए, तो हर कंट्री को ये बोला जाए कि आप मिनिमम कुछ ना कुछ टैक्स लगाओ। ठीक है ना, तो OECD, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, विच वॉज अर्लियर कॉल्ड एज Organization for European Economic Cooperation, OEEC. It was established in 1961. It is headquartered in Paris, and now OECD came up with the tax proposal that is called as global minimum tax that should be at 15%. So it का मतलब क्या हुआ कि अब multinational corporations कहीं भी हों, okay, they have to pay 15% tax rate. ऐसा इसका logic है, ठीक है। But now European Union has agreed to implement a 15% tax rate on large multinational corporations. ठीक है, तो उनका हेडक्वार्टर कहीं भी हो, अगर वो फंक्शन कर रही हैं यूरोपियन यूनियन में, तो दे हैव टू पे 15% टैक्स। दैट इज़ द थिंग। अब जो कोई भी कंट्री कॉर्पोरेट टैक्स को हमेशा कम क्यों रखती है, ठीक है ना, देर आर 2 कंडीशंस। इधर आप कॉर्पोरेट टैक्स को बढ़ा के रख सकते हो या कम करके रख सकते हो, बट व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इंक्रीजिंग द कॉर्पोरेट डिक्रीजिंग द कॉर्पोरेट टैक्स, so that big businesses they are incentivized to set up their operations in that country. Okay, but इससे बाकी कंट्रीज को क्या प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मान लो कि देयर आर 4 to 5 कंट्रीज, उसमें से एक कंट्री ने बोला कि मैं कॉर्पोरेट टैक्स लूंगा ही नहीं, so definitely what will happen, all the MNCs they will establish their headquarters in that country. So but it will have operations in other countries also, so other 4 countries they will be deprived of that taxes. तो इस चीज को खत्म करने के लिए ही ये OECD ने प्रपोज किया था 15% टैक्स, ओके, ऑन बिग बिजनेसेस। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे दैट EU members they have agreed to implement a minimum tax rate of 15% on big business in accordance with Pillar 2 of Global Tax Agreement framed by Organization for Economic Cooperation and Development.
ओके तो यहाँ पे ये होगा कि ये OECD का प्लान है जहाँ पे गवर्नमेंट विल बी इक्विप्ड टू इम्पोज एडिशनल टैक्सेस इन केस कंपनीज आर फाउंड टू बी पेइंग टैक्सेस दैट आर कंसिडर्ड टू लो। ठीक है, सो यहाँ पे द thing is idea is to ensure that big businesses with global operations do not benefit by domiciling themselves in tax havens to save taxes। उसके बाद जो पिलर 1 है OECD के टैक्स प्लान का, that tries to address the question of taxing rights। So large multinational companies have traditionally paid taxes in their home countries even though they did most of their business in foreign countries। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो पिलर 1 है यहाँ पे OECD is trying to give more taxing rights to the government of countries where large business conduct a substantial business। Okay, now if you will just see the corporate tax rates across the world, so there is some competition between the countries which was started by US President Ronald Reagan and Margaret Thatcher, former British Prime Minister in 1980s। तो 1980s में it was 40%, by 2020 it was 25%। So the minimum tax proposal यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे, it is particularly relevant at a time when the fiscal state of governments across the world has deteriorated as seen in the worsening of public debt metrics। तो यहाँ पे देखा जाए कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू को बॉल्स्टर करने के लिए ऐसे टाइम पे, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। अब इसको ऑब्वियसली इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन रोक सकता है? वो सारे टैक्स हेवंस जिनको बेनिफिट हो रहा था, ठीक है, फाइन। So now these low tax jurisdictions, they are likely to resist the OECD's plan unless they are compensated sufficiently in other ways। ठीक है, so यहाँ पे ये है कि that EU में भी कुछ कंट्रीज हैं जैसे पोलैंड, they have tried to stall the adoption of the global minimum tax proposal citing various non-economic reasons। Okay, now what will be the impact of this OECD's tax plan on global economy? तो सपोर्टर्स जो हैं वो कहते हैं कि इट विल एंड द ग्लोबल रेस टू द बॉटम। अभी व्हाट इज दिस ग्लोबल रेस टू द बॉटम? रेस टू द बॉटम मतलब हर कंट्री के बीच में कंपटीशन है टू रिड्यूस द कॉर्पोरेट टैक्स रेट सो दैट कंपनीज कम इन दैट कंट्रीज। तो ये जो रेस टू द बॉटम है ये खत्म हो जाएगा। फाइन, देन इट विल ऑल्सो काउंटर राइजिंग ग्लोबल इनइक्वालिटी बाय मेकिंग इट टफर फॉर लार्ज बिजनेस टू पे लो टैक्सेस। ओके, देन जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि without tax competition between governments, the world will be taxed a lot more than it is today, thus adversely affecting global economic growth। ये उल्टा ही पूरा बोल रहे हैं कि अगर हर कंट्री जो है वो 15% मिनिमम टैक्स रखेगी, ठीक है, तो इट विल हैव सब्सटेंशियल इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। फाइन, तो ये जो है they say that this global minimum tax is threat to tax competition that keeps a check on governments which would otherwise tax their citizens heavily to fund spending programs। The next is carbon markets and how do they operate। तो इंडिया में अभी रिसेंटली पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी कंजर्वेशन बिल 2022। ये जो बिल है इसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने पास नहीं किया है। ये बिल जो है इट इज़ ओके, इट इज़ बिल विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दिस बिल ट्राइज टू एस्टेब्लिश कार्बन मार्केट्स इन इंडिया एंड टू स्पेसिफाई अ कार्बन ट्रेडिंग स्कीम, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। एक कार्बन क्रेडिट अगर होता है उसके ऊपर कितना टन कार्बन डाइऑक्साइड होता है? 1 टन। ओके, दैट इज इम्पोर्टेंट। Now, how this carbon market became popular? So, if you will just see Article 6 of 2015 Paris Agreement, it provides for the use of international carbon markets by countries to fulfill their NDC। What is NDC? Nationally Determined Contribution। तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का जो NDC है जो कंट्रीज ने सबमिट किया था, सो दे कैन टेक द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल कार्बन मार्केट्स। सो कार्बन मार्केट जो है दैट इज एसेंशियली अ टूल फॉर पुटिंग अ प्राइस ऑन कार्बन एमिशन। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि कार्बन क्रेडिट का ट्रेडिंग होगा, सिंपल, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है, उसने अपना एमिशन रेड्यूस किया और उसने कार्बन क्रेडिट को अर्न किया, दे हैव अर्न द कार्बन क्रेडिट, सो दे कैन सेल इट इन दी मार्केट, दैट इज दैट। और एक कार्बन क्रेडिट पे अगर आप देखेंगे 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट होगा। मतलब कि किसी के पास 1 टन एक कार्बन क्रेडिट है, इट मीन्स दैट एंटिटी हैज reduced the emission of carbon dioxide by 1 ton। Okay, but fine।
सो यहाँ पे ये है कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इस साल बोला है कि दैट 83% ऑफ द एनडीसी सबमिटेड बाय द कंट्रीज मेंशन देयर इंटेंट टू मेक यूज ऑफ इंटरनेशनल मार्केट मैकेनिज्म्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। फाइन। अब कार्बन मार्केट जो है वो खुद कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। एक तो होती है कंप्लायंस मार्केट, एक होता है वॉलंटरी मार्केट। तो वॉलंटरी मार्केट में क्या होता है कि जो कॉरपोरेशंस हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, दे कैन बाई कार्बन क्रेडिट टू ऑफसेट द एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, वो खुद नहीं कर पा रही है पर जिसने किया है उससे उन्होंने खरीद लिया। फाइन। और अच्छा, उसके बाद वॉलंटरी मार्केट अगर आप देखेंगे, ठीक है, a corporation looking to compensate for its unavoidable emissions purchases carbon credits from an entities engaged in projects that reduce, remove, capture or avoid emission। फाइन। उसके बाद कंप्लायंस मार्केट में क्या होता है दैट यहाँ पे जो एक्टर्स हैं, जो इंडस्ट्रीज है या गवर्नमेंट है, दे विल देमसेल्फ रिड्यूस द कार्बन एमिशन। अब इसके पास चैलेंजेस क्या है? एक चैलेंजेस ये है कि अगर मान लो कि हम वॉलंटरी मार्केट की तरफ जाते हैं तो ग्रीन वॉशिंग का फिनोमिना स्टार्ट हो सकता है। सो व्हाट इज ग्रीन वॉशिंग? ग्रीन वॉशिंग का मतलब कंपनीज खुद ऑफसेट नहीं करेंगे अपना एमिशन, वो कार्बन क्रेडिट खरीद लेंगे, ओके, फॉर ऑफसेटिंग देयर कार्बन फुटप्रिंट्स इंस्टेड ऑफ रेड्यूसिंग देयर ओवरऑल एमिशन। ये एक खतरा है। ओके, नाउ coming to the new bill, that is energy conservation amendment bill, what does it says? The bill empowers the center to specify a carbon credit trading scheme. So central government will be able to issue carbon credit certificates and these certificates will be tradable. Opposition members अब क्या कह रहे हैं? That the bill does not provide clarity on mechanism to be used for trading of carbon credit certificates and who will regulate such trading. उसके बाद मेंबर्स ने ये भी कहा है ये बिल को यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को लाना चाहिए था, पर लाया किसने है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। नाउ कमिंग टू द लास्ट लाइन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेडेबल सर्टिफिकेट्स, ओके, इशूड इन इंडिया। वन इज रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, द नेक्स्ट इज एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स। द नेक्स्ट इज लोकसभा पासिस बिल टू एक्सटेंड एसटी स्टेटस टू बेट्टा कुरुबा। तो यहाँ पे बेट्टा कुरुबा जो है इज अ शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्टेड इन कर्नाटका एंड इसका एक सिनोनिम ट्राइब है विच इज ऑलरेडी लिस्टेड, दैट इज कुडू करूबा। सो द amendment was made in the Constitution Scheduled Tribes Order 1950 and amendment is called as Constitution Scheduled Tribes Order 4th Amendment Bill 2022 to include Betta Kurba on the Scheduled Tribe list. The next is पर्स सेन फिशिंग। ठीक है ना, तो कुछ कोस्टल स्टेट्स हैं, दे हैव imposed ban on purse seine fishing when now center is telling the Supreme Court that these states should uplift the ban on purse seine fishing, okay, because center is saying that study shows that there is no harm to ecology while pursuing purse seine fishing. So purse seine fishing, okay, यहाँ पे ये है कि some states consider it as डेंजर टू एंडेंजर्ड स्पीशीज। फाइन। तो यहाँ पे क्या होता है कि वाइड नेट का यूज़ किया जाता है टू टारगेट द फिश। ठीक है ना, एक बहुत बड़ा जाल बिछा दिया जाएगा, फिर वहाँ से फिश को कैच किया जाएगा। तो जब बड़ा जाल बिछाया जाता है तो ये भी हो सकता है कि उसमें टर्टल्स आ जाएं विच आर एंडेंजर्ड देमसेल्फ। ओके, सो दैट्स वाई सम स्टेट्स हैव बैंड दिस। सो नाउ द सेंटर इज सेइंग, द फिशरीज डिपार्टमेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, that the expert panel has said that this mode of fishing has not resulted in any serious resource depletion so far, okay, and now states should remove the ban on this type of fishing. The next is Finland pitches for Indian nurses tech workers amid labor crunch। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये है कि फिनलैंड का अगर आप देखेंगे तो इट इज़ अ नॉर्डिक कंट्री। द पॉपुलेशन ऑफ फिनलैंड इज़ 5.5 मिलियन पीपल और इसमें से सिर्फ 2.5 मिलियन आर इन द वर्क फोर्स एंड ऑल्सो देर इज़ एन इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटायरमेंट। गॉट इट। तो यहाँ पे फिनलैंड के एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने एक सर्वे किया था इंडस्ट्री में विच शोज दैट मोर देन 70% ऑफ कंपनीज इन फिनलैंड आर नाउ हैम्पर्ड बाय अ शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर। फाइन। उसके बाद जो फिनलैंड में जो गवर्नमेंट है, दे वांट टू इन्वेस्ट अबाउट 4% ऑफ इज जीडीपी इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर। अब इसके लिए भी ट्रेंड एम्प्लॉयज़ लगेंगे, तो ये ट्रेड एम्प्लॉयज़ कहाँ से लाया जाए? तो ये जो ट्रेंड एम्प्लॉयज़ हैं ये इंडिया से लाया जा सकता है।
So Finland government is now planning to double the number of work immigrants entering the country and triple international student placement by 2030, according to the Finnish Minister of Economic Affairs and Employment, Tuija Haatainen. Okay, so this is important. तो यहाँ पे फोकस सेक्टर्स कौन कौन सा होगा? फाइन. सो workers in technology sector, information and communication technology, nurses. The next is this name. Sometimes some name are important. तो एक फ्रेंच पैलेस्टीनियन ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं सलाह हमाउरी. फाइन. सो ईरान ने इसराइल ने इनको अपने देश से निकाल दिया, जिसको अब यूनाइटेड नेशन ने कहा है दैट इट इज़ अ वॉर क्राइम. The next is kamikaze drone. So Russian kamikaze drones hit Kyiv as President Putin arrives in Belarus. So kamikaze drone जो होते हैं ये they are cheaply produced disposable unmanned aircraft. They do not carry any person who is flying that drone, and they fly towards their target. Then they okay, and then they detonate on the impact. Fine. तो यहाँ पे जो कैमिकेज है ओके, ये वर्ल्ड वॉर 2 में जापानीज सुसाइड पायलट्स होते थे, जिनका काम क्या होता था कि वो टारगेट पे सीधा वो उनके प्लेन में बहुत सारा बॉम्ब होगा, बहुत सारा एक्सप्लोजिव मटेरियल होगा, और वो टारगेट पे जाके सीधा हिट कर जाएंगे. उनकी भी जान चली जाएगी, पर वो बम फटेगा कोलिजन पे और वो जो भी टारगेट होगा उसको डिस्ट्रॉय कर देगा. तो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कैमिकेज ड्रोन हैज़ कम फ्रॉम हियर. तो जब रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा था तो रशिया ने शाहिद 136 दैट इज अ टाइप ऑफ कैमिकेज ड्रोन ऑफ ईरान खरीदा था. सो नाउ दैट ड्रोन इज बीइंग यूज्ड बाय रशिया टारगेटिंग वेरियस सिटीज एंड स्पेशली द infrastructure, critical infrastructure like electricity etc. in Ukraine. The next is Dutch PM apologizes for 250 years of slavery, calls it a crime against humanity. तो यहाँ पे डच के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क रट्टी, he has apologized for 250 years of Netherlands involvement in slavery and calling it crime against humanity. ओके, तो ये कहाँ कहाँ पे होता था? सूरीनाम, ओके, देन कारुकुओ, अरूबा, कैरिबियन एंड इंडोनेशिया इन द ईस्ट. The next from economy, one liner, Google building AI model to support 100 Indian languages. So Google is working on making text and voice internet search available in more than 100 Indian languages according to its CEO Sundar Pichai. Ab now about the FIFA, Messi sets his shrine to immortality in the sands of Arabian desert. So Lionel Messi now, okay, who has led his national team to win the World Cup. Okay, so Argentina has already won Copa America, okay, and now they have won the World Cup also. So this is the third time when the Argentina has won the World Cup. Okay, now coming to editorial, criminalizing consensual relationship. तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट. ओके, तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वी आर टॉकिंग अबाउट दी एडोलेसेंट्स बिटवीन 16 to 18 ईयर्स. ठीक, तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट कंसेंशुअल रिलेशनशिप. ओके, कंसेंशुअल रिलेशनशिप, कंसेंशुअल, ओके, जहाँ पे रजामंदी हो दोनों तरफ से. सो कंसेंशुअल रिलेशनशिप बिटवीन द एडल्ट्स ऑफ 16 to 18 ईयर. अच्छा, अगर आप देखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, इसका एम क्या है? ओके, तो जो नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं चिल्ड्रन के अगेंस्ट, वो लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, इनको रोकना, एंड हैज़ वेरी स्ट्रिंजेंट प्रोविजन. सो अगर आप देखेंगे पॉस्को का ऑब्जेक्टिव, इट इज़ टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर्स फ्रॉम सेक्सुअल एब्यूज. बट अब इसका एक ड्रॉबैक सामने आ रहा है. वो क्या आ रहा है? दैट इज क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन एंड डिप्राइवेशन ऑफ लिबर्टी ऑफ यंग पीपल इन कंसेंशुअल रिलेशनशिप. So the law is used by parents of adolescent girls to curtail sexual expression and safeguard family honor. Okay, so this is the misuse of this act. So यहाँ पे क्या होता है? The law cast adolescent girls as victim, thus rendering them voiceless. Then these girls are institutionalized in children's home when they refuse to return to their parents. और उसी जगह पे adolescent boys के साथ क्या होता है? They are treated as children in conflict with law and they can be tried as adults. Fine. So now अगर हम देखेंगे कुछ statistics, तो यहाँ पे ये है कि according to crime in India 2021, 92.6% of cases under the POCSO Act was pending disposal. Okay, why?
So see here, the consensual cases among these are overburdening the criminal justice system. तो अगर हम देखेंगे कि जितने भी केसेस फाइल होते हैं अबाउट रिलेटेड टू कंसेंशुअल रिलेटेड टू एडोलेसेंट सेक्सुअलिटी, यहाँ पे एक्विटल रेट बहुत ज़्यादा है. ओके, दैट इज 93.8%. फाइन. उसके बाद गर्ल्स इन 81.5% केसेस दे डिड नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट द एक्यूज्ड. फाइन. देन 46.5% ऑफ इनके केसेस में ये देखा है कि जो विक्टिम था वो मैरिड थी एक्यूज्ड के साथ. ठीक. फाइन. द एक्विटल रेट इन दिस केसेस वाज 98.1%. यहाँ तक कि बहुत सारे हाई कोर्ट्स हैं, दे हैव recognized that adolescent relationships are normal and criminalization of such act affects both the parties. इसमें खास करके जो मद्रास हाई कोर्ट है उसने विजय लक्ष्मी वर्सेस स्टेट 2021 में कहा था कि that adolescent romance is an important development marker for adolescent self identity, functioning and capacity of intimacy. Then about some international thing, that the United Nations Committee on the Rights of the Child in General Comment number 20 has said that the implementation of the rights of child ड्यूरिंग एडोलेसेंस. ओके, तो उसने अर्ज किया है कि दैट स्टेट शुड बैलेंस द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड एब्यूज विद रिस्पेक्ट फॉर देयर इवॉल्विंग ऑटोनॉमी. तो यहाँ पे स्टेट ने रिकमेंड, इस यूनाइटेड नेशन ने रिकमेंड किया है दैट स्टेट शुड अवॉइड क्रिमिनलाइजिंग एडोलेसेंस ऑफ सिमिलर एज फॉर फैक्चुअली कंसेंशुअल एंड नॉन एक्सप्लॉयटेटिव सेक्सुअल एक्टिविटी. ओके, तो यहाँ पे व्हाट इज द वे फॉरवर्ड. पहला तो डेफिनेटली एन अमेंडमेंट नीड्स टू बी कंसिडर्ड, okay, and the Indian Penal Code to decriminalize consensual acts related to adolescents between 16 to 18 years. Apart from that, comprehensive sexuality education, building positive skills and attitudes to enable adolescents to make informed decisions and navigate through interpersonal relationships. Fine. Then imparting knowledge, skills and attitudes to vulnerable groups such as children with disabilities or those out of schools. These are things to be done to avoid the misuse of this act. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.